ये संभव असंभव को संभव करने वाला बैच है, यानी फिजिक्स की जो पहेली है जो बच्चे को परेशान करती है उसी को सुलझाएगा ये कोर्स। तो इसमें हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 1। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओगे, जहाँ जहाँ मैं बोलूँगा वीडियो को पॉज करने वहाँ वीडियो को पॉज करोगे और जैसे जैसे कहते चलूँगा वैसे वैसे करोगे तो ऑफलाइन वाली फील आएगी तुझे। स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ इम्पॉसिबल इज नथिंग, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मोटिवेशन, अगर मोटिवेट हो जाते हो इसको करने के लिए तो आसान हो जाएगा ये काम तुम्हारे लिए। स्टार्ट करो, आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन सवाल उठता है कि क्या लिखा है, व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो पहले थोड़ा सा डिफिनेशन कर देता हूं, है कि नहीं। तो कहता है, देखो क्या कहता है, देखो देखो सुनोगे ध्यान से, पढ़ोगे क्या लिख रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में लिखेंगे PQ, अब से लिखूंगा मैं PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी। कहता ऐसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कर सकते हैं मतलब माप सकते हैं, माप सकते हैं, उस क्वांटिटी को बोलेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी का एग्जाम्पल तुमको दे रहा हूं, तुमको देख के बताना है कि इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ध्यान से देखना। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, प्रेशर। तुमको ये बताना है कि ये प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। क्या बताया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? ऐसा क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सकता है। तो प्रेशर को मेजर कर सकते हो कि नहीं? ये देखो प्रेशर को मेजर करने वाला मशीन है, डिवाइस है। क्या है डिवाइस, समझ रहे हो? गाड़ी उड़ी में हवा भराने जाते हैं ना वो लोग, एयर टाइट करा लेते हैं इसमें, कार में, है कि नहीं। तो प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, नहीं तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अब देखो हाइट को, तुम अपने हाइट को मेजर कर सकते हो कि नहीं? हाइट को बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये भी हुआ फिजिकल क्वांटिटी। लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं। मास फिजिकल क्वांटिटी है, मास मेजर कर सकते हैं कि नहीं? वेइंग मशीन के द्वारा। मास है 4 kg मान लेते हैं, तो इसको किसी वेइंग मशीन के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं कि नहीं? यस। तो मास भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। चलो लेंथ के बारे में बोलता हूं। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे ये लेंथ है, इसका लेंथ मेजर करना है तो लाएंगे फीता या स्केल लाएंगे, मेजर कर लेंगे लेंथ। तो चलो ये भी हो गया फिजिकल क्वांटिटी हमारा। टेम्परेचर भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि टेम्परेचर को भी थर्मामीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। सही है। टाइम को मेजर कर सकते हैं कि नहीं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं, स्टॉप वॉच से। तो जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक दो और सवाल है तुम्हारे लिए। देखो जैसे कि बोल रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, बिल्डिंग्स फिजिकल क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, बोलो। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ट्रीज, पेड़ पौधे समझते हो कि नहीं? ट्रीज ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? जैसे देखो पटना फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? जैसे देखो मुंबई फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? और दो एग्जांपल, मजा आ रहा है ना। हैप्पीनेस बोलो, हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? चलो अगला एक सवाल है, नंबर ऑफ पेजेज इन योर कॉपी
ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? एक और दे रहा हूं ना, नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड, इन योर हेड, ये फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं? नंबर ऑफ पेजेज इन योर कॉपी, बताना है कि कौन इसमें फिजिकल क्वांटिटी है और कौन इसमें फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये सब तो फिजिकल क्वांटिटी था, इसी के बारे में ये लिखा हुआ था, दीज ऑल आर मेजरेबल क्वांटिटीज, इसके बारे में बोले थे, इसके बारे में नहीं बोल रहे थे, ये अलग से मैंने ऊपर से डाला है। तो इसमें से कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है और कौन कौन नहीं है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझोगे। देखो बिल्डिंग्स को कैसे मेजर करोगे? बिल्डिंग्स ढेर सारा पटना में, मुंबई में, कोटा में बिल्डिंग्स है, कैसे मेजर करोगे? मेजर करने का चीज नहीं है, काउंट करने का चीज है। यस, तो जिस चीज को हम लोग काउंट करेंगे उसको याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो बिल्डिंग्स फिजिकल क्वांटिटी होगा? कभी नहीं होगा। ट्रीज, ये भी नहीं होगा। अब पटना, पटना को कैसे मेजर करोगे? ये मेजर करने का कोई सेंस यहां बन नहीं रहा है, तो पटना को भी हम लोग मेजर नहीं करेंगे, तो पटना भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मुंबई, मुंबई मेरी जान, यस, जान को ना मेजर कर सकते हो? नहीं। हैप्पीनेस को, कितना खुश हो तुम, कैसे मेजर करोगे? कोई मशीन बनाए, कितना खुश हो तुम? ये तो एहसास करने का चीज है, कितना खुश हो तुम। तो हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। यस। अ नंबर ऑफ पेजेज इन योर कॉपी, कॉपी का पेज गिन सकते हो कि नहीं? गिन सकते हो। अ नंबर ऑफ हेयर इन योर हेड, तुम्हारे सिर में बालों की संख्या नहीं गिन सकते हो, मतलब ये वाला फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। मेरे सर का बाल तो काउंट कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? याद रखना, काउंटेबल थिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। मेजर नहीं कर सकते, काउंट कर सकते हैं। अगर मौका मिला तो मेरा बाल को निकाल लोगे, एक एक करके काउंट कर सकते हो। तुम्हारे बालों को काउंट नहीं किया जा सकता है। स्मार्ट गाइज। यस, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, और ये वाला तो हो जाएगा? नहीं होगा। याद रखना, जिस चीज को काउंट करते हैं ना वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। समझ में आ गया? यानी फिजिकल क्वांटिटी क्रिस्टल क्लियर हो गया, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। यस, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो आगे बढ़ते। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन मतलब होता है वर्गीकरण, वर्ग यानी वर्ग में बांटना। बहुत सारा आधार होता है बांटने का। जैसे आदमी को काला बाल और उजला बाल के आधार पर बांटे तो दो तरह का होगा, मेल फीमेल के आधार पर बांटे तो दो तरह का होगा, रंग के आधार पर बांटे तो बहुत तरह का होगा, बहुत ज्यादा गोरा, कम गोरा, काला, बहुत कम काला, बहुत ज्यादा काला। देश के आधार पर बांटे तो बहुत सारा तरह का लोग होगा। तो बांटने का एक आधार होता है, बांटने का आधार। तो ये आधार है पूरे के पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया। ऐसे तीन होता है, फिलहाल हम लोग दो को ही पढ़ेंगे, वो तीसरा क्या है बताऊंगा तुमको। पूरे के पूरे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक का नाम है स्केलर्स और दूसरे का नाम है वेक्टर्स। तो स्केलर्स को हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन नहीं लेना, याद रखना, ये ना तो इंग्लिश है और ये ना तो हिंदी है, ये फिजिक्स है मेरी जान, फिजिक्स है। ध्यान रखना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। स्केलर्स मतलब होता है अदिश, ओ दिश, ओ मतलब नहीं, अदिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा ना हो उसको बोलते हैं अदिश। अब वेक्टर्स मतलब सो मतलब सहित, अदिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा सहित हो। अब अदिश का कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा तब समझ में आ जाएगा क्या होता है स्केलर्स। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा कितना मास है, क्या पूछा सवाल मैंने कि तुम्हारा मास कितना है, तो जैसे तुम बोला, क्या बोल रहे हो? 50 kg। चलो 50 kg मान लिया। चलो बोलो अभी का टाइम कितना हो रहा है? टाइम
जैसे मैं बोल रहा हूं 7 PM, क्या बोला 7 PM, तुम्हारे पास भी 7 PM ही हो रहा है। चलो 7 PM, जैसे बोले आज का टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं अभी का टेम्परेचर 30 डिग्री सी है, चलो बढ़िया है। तो क्या तुमने ऐसा बोला कि मेरा मास 50 kg ड्यू नॉर्थ है, यानी 50 kg उत्तर के तरफ है, नहीं बोला ना। जैसे ऐसा बोला कि आज का टेम्परेचर 30 डिग्री ड्यू नॉर्थ है, 30 डिग्री सी ड्यू ईस्ट है, सिर्फ टेम्परेचर बताया कि 30 डिग्री सी है, डायरेक्शन नहीं बताया तुमने। जैसे बोला कि टाइम 7 PM हो रहा है, तो ऐसा नहीं ना बोले कि 7 PM यानी 7 बज रहा है पूरब के तरफ, 7 बज रहा है ऊपर की तरफ, 7 बज रहा है नीचे की तरफ, नहीं बोले। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये सब जो क्वांटिटी मैंने बताया, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड बता दिए तो पूरा अर्थ क्लियर हो गया। जैसे ही मैं बताया कि 50 kg, जैसे ही तुमने बताया 50 kg, तो इसमें पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से पूरा का पूरा अर्थ क्लियर हो जाए, जिस क्वांटिटी का वो वाला क्वांटिटी होगा स्केलर्स। समझ में आ गया? स्केलर क्या होता है? वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दे तो पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए, वैसा क्वांटिटी को हम लोग स्केलर्स बोलेंगे। किसको बोलेंगे? स्केलर्स। लिख दूं क्या? द क्वांटिटी which has only magnitude and no direction is called scalars। जैसे कुछ एग्जांपल्स बता ही दिया, फिर से देख लो। स्केलर क्वांटिटी के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। क्या लिखा? ए क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। याद कर लेना, ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेंथ, जैसे इसका लेंथ स्केलर हो गया। वॉल्यूम, जैसे बोलूं कि ये गोला है, जैसे मैं बोलूं कि ये गोला है, जैसे ये गोला है, गोला, ठीक, गोला है। अब बताओ इसका वॉल्यूम कितना है? इस गोला का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम बोलेंगे कितना होगा? 4/3 πr³। चलो वॉल्यूम बता दिया। इसका डायरेक्शन किधर होगा? कंफ्यूजन हो गया ना? इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देते हैं। वॉल्यूम में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। कभी सुने हो बाल्टी में 5 लीटर पानी है पूरब के तरफ? नहीं सुने हो? जैसे देखो ये बाल्टी है, ठीक है, समझो ध्यान से, और इसमें लगा दिए ये, कितना लीटर पानी है? तो तुमने बोला 5 लीटर। तो ऐसा कभी बोलते हो 5 लीटर ड्यू ईस्ट, 5 लीटर ड्यू नॉर्थ? दिमाग में आ रही है समझ, मतलब समझदारी खुल रही है कि नहीं? तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है। जैसे मास में, जैसे इसका मास मान लेते हैं 10 kg है, तो ऐसा नहीं ना बोलते हो 10 kg ड्यू ईस्ट, 10 kg ड्यू नॉर्थ, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हो। टेम्परेचर, जैसे कि बोलते हो 30 डिग्री सी है, 30 डिग्री सी आज का टेम्परेचर, तो इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया। जैसे टाइम है, जैसे बोला कि तुमने 7 PM हो रहा है, तो डायरेक्शन बताए ना इसमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिए तो पूरा अर्थ क्लियर हो गया। उसी प्रकार से वर्क है, एनर्जी है, कितना एनर्जी है तुम्हारे पास? बहुत एनर्जी है। तो एनर्जी में डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होता, वर्क में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। आगे चल के समझेंगे हम लोग, इसको याद कर लेना ये सब चीज को। टाइम वाला घड़ी था, टाइम मेजर करने वाला, 7 PM हो रहा है मान लेते हैं यहाँ पर, इसमें तो 14:19 हो रहा है। कौन सा घड़ी है भाई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? समझा देता हूं, लिख देता हूं, वहां रहने दो, लिख देता हूं। द क्वांटिटी व्हिच हैज, नंबर 1 में ध्यान रखना, नंबर 1 में व्हिच हैज, क्या लिखा? व्हिच हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है हिंदी वाले बच्चों के लिए परिमाण। द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड। और दूसरा डायरेक्शन,
डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस हिंदी को देख के टेंशन में मत आ जाना। फिर से बताता हूँ, ये फिजिक्स है, फिजिक्स। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता है, फिजिक्स होता है यहाँ पर। तीसरा हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, देखो क्या लिखा, क्या लिखा पता, पढ़ो क्या लिखे, पढ़ो। कहता है द क्वांटिटी व्हिच हैज, क्वांटिटी जो रखता है, क्या रखता है, मैग्नीट्यूड रखता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। डायरेक्शन रखता है, डायरेक्शन मतलब दिशा। और फॉलोज, फॉलोज का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है, पालन करना, ओबे करना। किसको ओबे करना है, वेक्टर। और रूल मतलब नियम होता है, रूल, रूल। फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ना होता है। समझ में आ गया। यानी ऐसा क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन भी रखता है, और वेक्टर को जोड़ने का एक रूल होता है, उसको फॉलो करना जरूरी है। यानी द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, डायरेक्शन मतलब दिशा, और फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर को जोड़ने का एक नियम होता है, उसको पालन करना चाहिए, तब जाके वो वेक्टर होगा। लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ए वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। लॉ मतलब नियम, रूल मतलब नियम। ध्यान रखना, जैसे देखो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सारा का सारा क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये समझना चाहते हो, फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, ये क्या होता है। चलो कुछ एग्जाम्पल से तुमको समझाता हूं मैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा तुमको। जैसे देखो, कुछ सवाल से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ सवाल देता हूं, इसी से क्लियर हो जाएगा तुमको। स्केलर के बारे में है, जैसे 5 kg और प्लस 3 kg करोगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर बोलो तो टोटल मास कितना होगा, बताओ टोटल मास कितना होगा। टोटल मास हो जाएगा 8 kg ना। इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, याद रखना। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ेंगे, स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ेंगे। सीट में लिखा हुआ है, पढ़ लोगे। स्केलर क्वांटिटी को सिंपल अलजेब्रा की तरह जोड़ सकते हैं, जैसे 5 + 3 = 8। ध्यान से देखते जाना, कुछ समझाने का कोशिश करूंगा तुमको। जैसे बोलूं कि यहां पर एक बाल्टी है, तुमको ये बताना है कि इस बाल्टी में कितना पानी है। उजला वाला पानी गिर रहा है तो उजला ही ना पानी रहेगा, बोलता लाल दीजिए सर। समझ में आया, बताओ आंसर क्या होगा। बोलो, बाल्टी में कितना है, 5 लीटर पर सेकेंड है या 4 लीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब कितना लीटर पर सेकेंड फ्लो हो रहा है पानी, वाटर। स्केलर के बारे में बात कर रहा हूं। स्केलर हमारे पास होता है कॉमन सेंस, उस कॉमन सेंस को लगा के आधा काम तो हम लोग कर देंगे फिजिक्स का, कॉमन सेंस लगा के। बोलो तो 5 लीटर पर सेकेंड इधर से आया और 4 लीटर पर सेकेंड इधर से आया, तो टोटल बाल्टी में कितना लीटर पर सेकेंड आया, इन फ्लो बोलेंगे, इन फ्लो कितना हुआ बताओ। कॉमन सेंस है, इसमें डायरेक्शन का कोई बात नहीं है, डायरेक्शन वाली कोई बात नहीं है इसमें। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 9 लीटर पर सेकेंड। सबको पता है, तुम लोग बड़ा स्मार्ट बच्चे हो, तुरंत समझ में आ गया होगा। यानी स्केलर को जोड़ने का एक तरीका होता है जो समझ रहे हो तुम। एक और सवाल ले लो, देखो जैसे देखो यहां पर है, ध्यान से समझना। द करेंट आई, यहां आई है, करेंट आई है, करेंट आई कमिंग आउट, करंट आई कितना यहां पर आ रही है, जंक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन पर कितना करंट आई है, इनकमिंग है। करंट इनकमिंग कितना है बताओ, करंट इनकमिंग कितना होगा, 5 एम्पियर + 5 एम्पियर, टोटल हो जाएगा
10 एम्पियर। तो बोलो तो करंट आउट गोइंग कितना होगा? करंट आउट गोइंग भी हो जाएगा जितना करंट जंक्शन, किरचॉफ साहब, किरचॉफ का जंक्शन रूल बोलता है जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो ये भी हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा, यानी इनकमिंग करंट बराबर आउट गोइंग करंट। इसमें एक बात बताओ, मान लेते हैं ये 30 डिग्री या 60 डिग्री होता, 30 पर होता, 30 के बदले 60 पर होता, तो क्या आंसर ये बदल जाता? सुनोगे ध्यान से, 30 डिग्री एंगल पर ये दोनों लाइन को रखे हैं इनकमिंग करंट को, तो आंसर आउट में 10 एम्पियर है। अगर ये एंगल को बढ़ा देते, 60 कर देते, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 60 करते, इधर से भी 5 जाता, इधर से भी 5 जाता, तो आउट गोइंग करंट चेंज हो जाता कि यही रहता? यही रहता। तो इसका मतलब हुआ कि इनकमिंग वाला करंट कितना एंगल पर आएगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं यहां पर। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वेक्टर को जो जोड़ने वाला रूल है ना, उसको फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर को जोड़ने के लॉ को फॉलो नहीं करता है। लॉ को फॉलो करने का मतलब कि एंगल को अगर 30 डिग्री के बदले 60 डिग्री कर दो तो भी ये आंसर नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। चलो और समझते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। यहां पर कुछ सवाल है, उसको हम लोग समझते हैं ध्यान से। एक सवाल है ये, दूसरा, 3 सवाल है। ये तीनों सवाल तुमको एकदम क्लियर कर देगा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। यहां एक मास है, मास से मान लेते हैं। हेलो, अभी वीडियो बनाने कुछ देर में आता हूं। ठीक, नेट फोर्स ऑन बॉडी, दिमाग लगा के बताओ। इस बॉडी पर एक फोर्स लगा इधर 5 न्यूटन, दूसरा भी इधर लगा, ठीक से समझ लो। यानी एक इधर लगा 5 न्यूटन का और एक इधर लगा, दोनों को इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, 5 न्यूटन का, यानी इधर 5 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन। टोटल कितना फोर्स लगा इस पर? टोटल फोर्स कितना लगा? तो नेट फोर्स, यानी फोर्स नेट कितना हो गया बताओ? क्या? 10 न्यूटन। चलो बहुत बढ़िया, नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन। अच्छी बात है। इस पे बताओ नेट फोर्स कितना होगा? इसमें क्या कहानी है, समझ रहे हो कि नहीं? ये मास m है, इधर लग रहा है 5 न्यूटन और इधर भी लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक से समझ रहे हो कि नहीं? अभी तक समझ में नहीं आएगा तो चैट करके बताओगे अपना अपना माइक ऑन करके बताओगे कि दिक्कत हो रही है कि नहीं। बताओ नेट फोर्स कितना होगा? अब देखो, हम ही को ले लो, इधर लगा दो 5, इधर लगा दो 5, तो किधर जाएंगे हम? कहीं नहीं सर, 5 इधर 5 इधर, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट 0, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। इसमें देखो, ये मास m है, ये मास m है। देखो हर जगह हर का अलग अलग महत्व है कि नहीं? यहाँ देखो उजला का कोई महत्व नहीं था यहाँ पर। अब देखो तुमको लग रहा है ना रिजल्टेंट किधर होगा? ये 5 है, ये 5 है, तो ऐसा लग रहा है ना कि रिजल्टेंट इधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा। ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि रिजल्टेंट इधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा। तो क्या लग रहा है? 10 होगा, यानी ये 5 और ये 5 यहां रिजल्ट कितना पैदा कर दिया? 10। और ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन का रिजल्टेंट यहां कितना हो गया? 0। और ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन का यहां रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली सिखाऊंगा कैसे हो जाएगा। 5√2 हो जाएगा। ये 5 हुआ और ये 5 हुआ और दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, यानी r बराबर ऐसे हो जाएगा। नहीं समझते हो? नहीं समझते हो तो आगे समझा दूंगा कि कैसे हुआ है। इस तरह से 25 25 50 हुआ, 50 का रूट करेंगे तो 5√2 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब कुछ बात है। वो क्या बात है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5√2। इसका मतलब हुआ, देखो दो फोर्स है, दोनों 5 न्यूटन का है, एक ही डायरेक्शन में जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट 5 5 10 बना देता है।
वही दो फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अब वही 5 5 को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट 0 हो जाता है, और वही दो 5 5 है, इस तरह से 90 डिग्री पर जोड़ते हैं तो वही दो 5 5 अपना रिजल्टेंट 5√2 बना लेता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ जोड़ने का एक रूल है जो 5 5 को कभी 10 कर देता है, और 5 5 को कभी 0 कर देता है, और 5 5 को कभी 5√2 कर देता है। तो इसका मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये जो हो रहा है ना, यही है वेक्टर रूल ऑफ एडिशन। इसी को हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? वेक्टर रूल ऑफ एडिशन यही है। यानी वेक्टर में 3 बात होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। और तीसरा क्या होना चाहिए? वेक्टर को जो जोड़ने का रूल है ना, उसको फॉलो करना चाहिए, तब जाके वेक्टर होगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका जवाब दो, ध्यान से समझो, ठीक से समझना है। एनी क्वांटिटी having magnitude and direction. ऑप्शन नंबर ए, must be a vector. ऑप्शन नंबर बी, कैन नॉट बी ए वेक्टर. ऑप्शन नंबर सी, मस्ट बी ए स्केलर. ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी ए स्केलर. सोच के बताओ। ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, निश्चित रूप से वो वेक्टर होगा। दूसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता है। तीसरा बोल रहा है कि निश्चित रूप से स्केलर होगा। चौथा बोल रहा है कि कभी भी स्केलर नहीं हो सकता है। एक पांचवा दे रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, इसमें से कौन सा सही लग रहा है। चौथा नंबर है मे बी ए वेक्टर। देखो, मैग्नीट्यूड रखेगा और डायरेक्शन रखेगा तो गारंटी है कि वेक्टर होगा ही। क्या बोले थे? मैग्नीट्यूड रखे, डायरेक्शन रखे, और साथ ही साथ वेक्टर का जो यानी फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर को जो जोड़ने का रूल था ना, उसको पालन करना जरूरी था। यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रखना गारंटी नहीं देता है कि वेक्टर को जोड़ने के रूल को पालन कर रहा है। तो इसका मतलब गारंटी साथ कह सकते हैं कि ये वेक्टर होगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हो। मस्ट बी ए वेक्टर, तो ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर लिखा होता कि मैग्नीट्यूड रखता है, डायरेक्शन होता है, अब फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ एडिशन है, तब गारंटी दे देते कि वो वेक्टर है। तो गारंटी तीसरे के बारे में ये क्लियर नहीं कह रहा है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात नहीं क्लियर है इसमें। तो ये नहीं कह सकते हो कि वेक्टर होगा, ये भी नहीं कह सकते हो कि वेक्टर नहीं होगा। हो भी सकता है कि पालन करे तो मस्ट बी स्केलर, ये भी नहीं कह सकते हो। स्केलर नहीं होगा, ये भी नहीं कह सकते हो। ये अच्छा आंसर होगा इसका। नहीं, वेक्टर हो सकता है अगर इसके साथ साथ वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें। पूरा क्लियर हो गया ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट, सवाल है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है कि वेक्टर है? किसके बारे में पूछ रहे हो? इलेक्ट्रिक करंट नहीं? चलो इसका जवाब देता हूं मैं, तुम लोग सब जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट देखो, इलेक्ट्रिक करंट हैज क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, but
not follows vector rule of addition, so it is not a vector। तो प्रश्न उठता है कि क्या होगा तब। तो याद रखना, हम लोगों के सिलेबस में जो वेक्टर नहीं है वो स्केलर होगा। क्या बोल दिए सर आप? थोड़ा समझा देता हूं। देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, एक्चुअली में एक होता है स्केलर, कंफ्यूज नहीं करना, दूसरा होता है वेक्टर, और तीसरा होता है टेंसर। इसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो। स्केलर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर को जोड़ने का जो रूल है ना उसको भी फॉलो करे तो वेक्टर हो जाएगा। और टेंसर में मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, बट जोड़ने का जो रूल है ना उसको फॉलो ना करे तो वो आएगा टेंसर में। लेकिन चूंकि हम लोगों के सिलेबस में टेंसर नहीं पढ़ना है, टेंसर को नहीं पढ़ना है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रखता हो, डायरेक्शन भी रखता हो, लेकिन वेक्टर को जोड़ने का लॉ को फॉलो ना करता हो, उसको हम लोग टेंसर ना कह के स्केलर बोलेंगे। याद रखना, इट इज ए, हम लोगों के सिलेबस में इट इज ए स्केलर बोलना है। कंफ्यूजन नहीं ना है? यानी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वेक्टर को जोड़ने का जो रूल है ना उसको फॉलो ना करे तो वो हो जाएगा स्केलर। स्पष्ट है? चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं। देखो, एक रिप्रेजेंटेशन होगा, दूसरा होगा नोटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से समझना, दो अलग अलग चीज है। ये है नोटेशन ऑफ वेक्टर और ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन का मतलब, रिप्रेजेंट का मतलब होता है, देखो क्या होता है? क्या होता है रिप्रेजेंट करना? मतलब प्रदर्शित करना। प्रदर्शित मतलब दिखाना, नहीं तो प्रदर्शनी लगा हुआ है, चलो देख घूमते हैं, मतलब सारा सामान बाहर लगा देगा और देखने के लिए छोड़ दिया जाता है सबको। वही है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सामने पेश किया जाएगा। दूसरा है नोटेशन। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, किसी का नाम है होता है सिंटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम मुन्ना, किसी का नाम अमित, किसी का नाम सोहित, किसी का नाम प्रिंस, वो है नोटेशन। तो वेक्टर का नोटेशन क्या होगा और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, बताओ इसके बारे में। इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओगे पहले। चलो याद रखना, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो क्या लिख रहे हैं देखो, जो बोल रहा हूं ना इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए बोल रहा हूं, समझो। ए वेक्टर इज वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। यस, ये हुआ एरो, और इस एरो का ये हुआ टेल और ये हुआ हेड। अच्छा, ये समझ में आ गया। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एरो से। इसको हम लोग पढ़ेंगे एरो। एरो का हिंदी होता है तीर। इसको बोलेंगे टेल और इसको बोलेंगे हेड, या इसको बोलेंगे इनिशियल पॉइंट और इसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये हुआ और ये हुआ फाइनल। अब प्रश्न उठता है कि नोटेशन क्या होगा, नोटेशन क्या होगा। अब इसको भी सिंटू, मिंटू, पिंटू, अमित तो ना बोले ना, वही बोले,
याद रखना, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ए वेक्टर इज डिनोटेड, डिनोटेड मतलब देखो क्या होता है, सूचित करना। नोटेशन का मतलब सूचित करना। कैसे सूचित करेंगे, तो याद रखना किसी भी वेक्टर को, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन इंग्लिश लेटर, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन इंग्लिश लेटर, एरो ओवर इट, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन इंग्लिश लेटर एरो ओवर इट। दूसरा, इंग्लिश लेटर बार ओवर इट, इंग्लिश लेटर बार ओवर इट। तीसरा क्या है देखो, बोल्ड इंग्लिश लेटर, क्या होगा तीसरा, बोल्ड इंग्लिश लेटर। यस, अगर तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो क्या ऐसे लिख दे, ऐसे ऐसे ऐसे, का खा गा, बताओ क्या, नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में लोग जानता है, लेकिन तुम हिंदी में लिख दोगे उसके ऊपर में एरो देके, तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदी तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर जाओगे बहुत सारे कंट्रीज में हिंदी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इंग्लिश की बात करें तो हम लोग अपने बच्चे को एकदम बच्चे से ABCD पैदा लेता है इस दुनिया में और उसको ABCD हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी ये ABCD का ज्ञान सबको है, इसलिए ABCD को रखा गया है डिनोट करने के लिए। तो इंग्लिश कैपिटल लेटर होगा, उसके ऊपर में एरो दे देना है, उसके ऊपर में एरो दे देना है, ठीक। या नहीं तो इंग्लिश कैपिटल लेटर के ऊपर में बार दे देना, इसको पढ़ेंगे बार, सीट में लिखा हुआ पढ़ लेना इसको। या इंग्लिश लेटर को बोल्ड करके, क्या करके, बोल्ड करके। हम लोग जब पढ़ते थे ना NCERT में, देखते थे कि ये बोल्ड करके दिया हुआ है तो सोचते थे कि लगता है प्रिंटिंग में इंक ज़्यादा गिर गया होगा, इंक ज़्यादा गिर गया होगा इसलिए बोल्ड। बाद में ज्ञान हुआ, अरे जिसको बोल्ड करके दिखाया जा रहा है ना, वो असल में वेक्टर को बताता है, वेक्टर को डिनोट करता है। यानी बोल्ड इंग्लिश लेटर रहेगा तो क्या समझोगे, वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अंग्रेजी में लिख दूं, लिख देता हूं, ए वेक्टर, समझो अंग्रेजी समझ में आता है कि नहीं देखो तो, ए वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, इंग्लिश लेटर एरो ओवर इट, इसके ऊपर में एरो देके, या ये भी सीखो ना, बार ओवर इट, उसके ऊपर में बार देके, या क्या, बोल्ड, बोल्ड इंग्लिश लेटर, बोल्ड इंग्लिश लेटर। क्लियर है नोटेशन क्या है? यानी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है किससे, एरो से। एक वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और एक वेक्टर को इंग्लिश लेटर एरो ओवर इट, इंग्लिश लेटर बार ओवर इट या बोल्ड इंग्लिश लेटर से डिनोट करेंगे। मामला समझ में आया? जैसे इसी का नाम है, जैसे देखो इसी का नाम तुम ए दे सकते हो, बी दे सकते हो, सी दे सकते हो। अब ये मत बोलना कि यहाँ इंग्लिश कैपिटल लेटर है, यहाँ स्मॉल लेटर दे दिए। हाँ, ये भी बोलने का चीज़ था। इंग्लिश कैपिटल लेटर का ही यूज करना था, नियम में ऐसा लिखा था। लेकिन हम लोग तो बड़ा होशियार होते हैं ना, हम लोगों ने क्या किया कि इंग्लिश लेटर से यूज किए तो कैपिटल और स्मॉल में कोई भी यूज करने लगे। तो बाद में बोला कि ठीक है चलेगा, इतना छूट है। यानी इंग्लिश कैपिटल लेटर की जगह इंग्लिश स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मानते हैं यहाँ ओ है, यहाँ ए है, नहीं तो इसको ओ ए भी लिख सकते हो, ओ से ए, ऐसे ओ ए, ओ से ए गया तो ओ ए। और भी समझा देता हूँ। जैसे देखो, जैसे ये है ए और ये है बी, तो इसको हम लोग बोलेंगे
ए बी, क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर बोलेंगे। ठीक, जैसे इधर है मान लेते हैं P, इधर है Q, तो इसको हम लोग पी क्यू बोलेंगे। ऐसे कि ऐसे, कौन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला गलत है, याद रखना। जैसे कि मान लेते हैं ऐसे दिया और यहाँ R दिया और यहाँ S दिया, तो इसका मतलब ये मत समझना है कि आर एस दे के ऐसे दे देंगे, ये गलत हो जाएगा। देना है आर एस ऐसे, लेफ्ट से राइट तीर ऊपर में। समझ में आ रहा है? जैसे इधर देखो, इधर मान लेते M है और इधर मान लेते N है, तो क्या लिखेंगे, M N, ऐसे लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही लिखना है, एरो लेफ्ट से राइट जाना है ऐसे, ये गलत है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। सब समझ में आना ही पड़ेगा, सबको समझ में आना पड़ेगा। अब एक बात समझो, क्या समझो, ध्यान से देखोगे। जैसे ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, वेक्टर मतलब एरो। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है, ऐसा बड़ा पतला वेक्टर निकला मोटा कर देता ना। मान लेते हैं ये कोई वेक्टर है और इसमें एरो लगा हुआ है, और ये मान लेते हैं ए है और ये पॉइंट है बी। ठीक, अब देखो ये एरो है, तो इस दुनिया में अगर कोई एरो आएगा तो हर एरो का अपना एक क्या होगा, लेंथ होगा। हर एरो का अपना क्या होगा, लेंथ होगा। तो याद रखना, लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड। समझना क्या लिख रहा हूं मैं। कोई भी वेक्टर है, ठीक, कोई भी वेक्टर अगर यदि है, कोई भी वेक्टर यदि, यहां तो लिखा हुआ है कोई भी वेक्टर है, तो उसमें दो बात होगा। एक होगा क्या, वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा। अब वेक्टर है तो उसमें डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर में क्या क्या होता है, वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। और क्या होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो, परिमाण। तो मैग्नीट्यूड का क्या अर्थ होता है और डायरेक्शन का क्या अर्थ होता है, ये हमको समझना है। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो हमको ये समझना है कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है। तो वेक्टर को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और हर एरो इस दुनिया में अपना एक लेंथ रखेगा। तो याद रखना, एरो का जो लेंथ होगा वही बताएगा मैग्नीट्यूड, और एरो का जो डायरेक्शन होगा वो बताएगा डायरेक्शन। अब इस फोटो को समझो। जैसे ये वाला फोटो देखो, यहां से यहां देखो, क्या देख रहे हो, देख रहे हो ना, ये है टेल और ये है हेड, और इसका एक लेंथ है, इसका एक अपना लेंथ है। तो लेंथ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, और इस एरो का जो डायरेक्शन है ना, वो बताएगा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ एरो। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ एरो, डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो। यानी एक वेक्टर है, उस एक यानी यदि कोई वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा और उसमें डायरेक्शन होगा। तीसरा तो उसका गुण है, गुण को लिखा नहीं जाता है, गुण को देखा जाता है, उसका यूज किया जाता है। तो मैग्नीट्यूड बताएगा, वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाएंगे, एरो का जो लंबाई होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और एरो का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर हो गया? फील आए, कुछ फील महसूस कर पाया क्या होता है वेक्टर? नेक्स्ट देखो, मजा आएगा तुमको। अभी तो मजा आना बाकी है। चलो, रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहे थे ना। चलो, इधर हम मान लेते हैं ईस्ट है
इधर मान लेते हैं वेस्ट है, और इधर मान लेते हैं नॉर्थ है, और इधर मान लेते हैं साउथ है। और ऐसे एक वेक्टर आया, ऐसे एक आया वेक्टर ए नामक चीज, और उसका लंबाई आया 5 मीटर। इसको ऐसे लिख सकते हो, ए का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, तो ए को क्या लिखोगे, ध्यान से समझना है। यहाँ ये ए का समझाया नहीं कि मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाए, पहले इस मैग्नीट्यूड को समझ लो, फिर से देखो। इसको हटाते हैं, पहले इसको समझ लो। पीछे वाला रखता हूं, इसी को समझते हैं। जैसे देखो, इसका लंबाई मान लेते हैं ए बी था, क्या था, ए बी था, ए बी, और उसका नाम दे दिया ए, कुछ भी दे सकते हो। तो लिखा कैसे जाएगा, देखो, जब बोले मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसका अर्थ हुआ ये या ये, दोनों एक चीज होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब ऐसे ए दे दोगे, उस पर 2 डंटा दे दोगे, इसका मतलब मैग्नीट्यूड हुआ, और इसका भी मतलब मैग्नीट्यूड ही हुआ। और ये क्या बताएगा, ये बताएगा क्या, ये बताएगा लेंथ ऑफ ए। हाँ, यानी मैग्नीट्यूड बताता है लेंथ को, और ऐसे करके लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है और ये 5 मीटर है, ये कोई वेक्टर है और ये 5 मीटर है, 5 मीटर, और ये वेक्टर ए है, ठीक। तो ए का लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर। तो बोलेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो हम लिखेंगे ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर ऐसे, ऐसे चाहे ऐसे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, यही बराबर हुआ 5 मीटर। याद कर लेना। समझ में आया, समझने का कोशिश करोगे। वेक्टर का जो लेंथ होगा वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। अगर ये कोई वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, और ये 5 मीटर उसका मैग्नीट्यूड होगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, रिप्रेजेंटेशन का ही बात कर रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, बड़ा पतला लाइन हो गया भाई, लाइन हटाता हूं, चलो। ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है ना, वाई मत मानो। इधर मान लो नॉर्थ, और इधर मान लो साउथ, इधर मान लो ईस्ट, इधर मान लो वेस्ट। सही है। अब एक सवाल है, देखो, जैसे ये कोई वेक्टर है, ए बराबर 5 मीटर है, तो वेक्टर ए को हम लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन डबल। तो ए बराबर याद करना है, क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड हुआ। अब डायरेक्शन हुआ ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन किधर हुआ, ईस्ट की तरफ, तो बोलेंगे 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू मतलब होता है के तरफ, ड्यू मतलब होता है के तरफ, यानी 5 मीटर पूरब के तरफ हुआ, 5 मीटर ड्यू ईस्ट। जैसे ऐसा रहे तब ऐसा, ऐसा। एक बात ध्यान देना, अगर इसका डंटा इससे बड़ा कर दे तो मैग्नीट्यूड इसका भी 5 मीटर ही बोलें क्या, नहीं 7 मीटर बोल दो, क्योंकि 5 मीटर अगर इतना बड़ा है तो उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो 7 मीटर बोल दिया। तो बी का मैग्नीट्यूड है 7 मीटर, तो वेक्टर बी बराबर क्या होगा बोल रहा है, तो बी बराबर क्या कहेंगे, बताओ क्या कहेंगे, ऐसा लिखा रहेगा तो इसको रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बोलेंगे 7 मीटर है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन में है ड्यू वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ, 5 मीटर वेस्ट हो गया। जैसे ऐसा रहेगा, देखो जैसे थोड़ा सा और डंटा बड़ा कर देते हैं, देखो इतना बड़ा अगर 5 है तो ये हो जाएगा 10 मीटर,
मान लेते हैं एफ बराबर 10 मीटर, एफ बराबर 10 मीटर है, तो वेक्टर नहीं मीटर लिखना, ठीक है। इसको काट देता हूं। ध्यान से देखो, देखो ये तीसरा वेक्टर है, देखो इसका डंटा उससे ही बड़ा कर देते हैं, 3 गुना बड़ा कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये है c बराबर 9 मीटर, यानी 3 मीटर इतना बड़ा है, 7 मीटर इतना बड़ा है, 9 थोड़ा और बड़ा करता हूँ ना, अब लग रहा है कि 9 मीटर है, नहीं 3 3 3 9 मीटर। तो वेक्टर c बराबर क्या होगा, क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं, पता चल रहा है। वेक्टर का जो लेंथ होगा ना वो बताएगा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड जब ज्यादा हो गया तो लेंथ ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसका लेंथ इतना बड़ा है तो 5 मीटर है, इसका मैग्नीट्यूड उससे थोड़ा सा बड़ा है तो 7 मीटर हो गया, और इसका इससे 3 गुना है ना, तो 9 नहीं 15 दो ना, ठीक रहेगा। हमको लगा था 3 है, ये 15 दे दो ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या दे देंगे, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 15 मीटर। तो क्या लिखेंगे इसको, तो c बराबर लिखेंगे 15 मीटर इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और डायरेक्शन हो गया ड्यू किधर हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ हो गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब जो सवाल देने वाला हूं उसमें तुमको दिक्कत आएगी, ध्यान से देखोगे इसको। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन देखो, नहीं दिख रहा है, चलो दिख जाएगा, ये दिख जाएगा तुरंत, ये दिख रहा है ना। तो ये मान लेता हूं एक वेक्टर है, और एक वेक्टर ये मान लेता हूं, मान लिया, और इसके जगह देता हूं 60 डिग्री, 60 डिग्री इसको देता हूं, और इसको भी देता हूं 60 डिग्री, और ये बता देता हूं कि 5 मीटर है, ए है ये, और ये बी है, ये भी मान लेते हैं 5 मीटर। तो बोल रहा है कि ये वेक्टर ए इधर ईस्ट था, और इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए जो है वो बराबर कितना होगा, उसको क्या कहेंगे, और वेक्टर बी को क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। बताओ ध्यान से, क्या कहेंगे इसको। देखो क्या क्या समझना है, पहले बताना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है, वीडियो को पॉज करके बताओ, तो वीडियो को पॉज करके बताओ कि क्या होगा इसका आंसर। कर लिया, क्या होगा इसका आंसर बोलो। तो इसका तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर। डायरेक्शन किधर होगा, कॉपी में नोट करके रखो रखो, तब मिलाना आसान हो जाएगा। कॉपी में नोट कर लिया। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर, और डायरेक्शन किधर हो गया, तो डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन मतलब ड्यू, ड्यू मतलब के तरफ। 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, ड्यू मतलब के तरफ। ड्यू पहले लिख दो 60 डिग्री। अब देखो ये भी 60 डिग्री यहां से है इधर, और ये वाला भी 60 डिग्री यहां से इधर है, तो इसको बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, यानी ईस्ट से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो 60 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, अब फ्रॉम ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 60 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान रखना है इस बात को, नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट भी बोल सकते हैं और नॉर्थ ऑफ ईस्ट भी बोल सकते हैं। ये एरो कभी काम आएगा तुमको। यानी 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है और ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी
देखो जिधर से रहेगा ना वो बाद में रखना, यानी ईस्ट से रहेगा तो 60 नॉर्थ ऑफ ईस्ट कर देना। तो बी बराबर बोलो क्या लिखेंगे, बी बराबर क्या लिखेंगे 5 मीटर ड्यू, ड्यू मतलब बोले ना के तरफ होता है, बहुत बच्चा बोलता है ड्यू टू, तो समझ लो एक होता है ड्यू टू, ड्यू टू मतलब होता है कारण, एक होता है ड्यू, ड्यू मतलब होता है के तरफ, तो ड्यू टू रखें कि ड्यू टू रखें, ड्यू टू रखें कि ड्यू रखें, ड्यू रखेंगे। एक होता है टुवार्ड्स, टुवार्ड्स मतलब भी होता है के तरफ, एक होता है एलोंग, एक होता है क्या एलोंग, एलोंग का मतलब भी होता है के तरफ। तो एलोंग भी के तरफ के बदले, के तरफ के बदले में एलोंग भी लिख सकते हो, टुवार्ड्स भी लिख सकते हो और ड्यू भी लिख सकते हो। लेकिन हम लोग बड़ी होशियार होते हैं, समझदार, हम लोग हर चीज को सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई। तो देखो टुवार्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर है, और इसमें देखो एलोंग में देखो 5 लेटर है, इसमें देखो 3 लेटर है, तो 3 लेटर वाला यूज कर लेते हैं हम लोग, ड्यू। समझ में आया? हाँ, तो 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री, एंगल पहले कितना 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री। सवाल दूं बनाने के लिए? चलो बनाओ, तो इसी में देता हूं बनाने के लिए, बनाओ। देखो ये डंडा थोड़ा बड़ा है, ये डंडा थोड़ा बड़ा दे दिया, देखो थोड़ा सा डंडा का लंबाई बढ़ा देता हूं, देखो इससे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिए थे ना, तो इसको मैं बोल देता हूं 5 मीटर था ना, इसको बोलता हूं 6 मीटर, 6 मीटर बोल देता हूं। इसका नाम देता हूं C, और इसका नाम देता हूं D, और ये बोल देता हूं, ये मान लेते हैं उससे 7 मीटर है। देखो मैग्नीट्यूड ज़्यादा तो लंबाई बड़ा हो जाएगा। तो तुमको बताना है कि C बराबर क्या लिखें और D बराबर क्या लिखें। क्या बताना है? C बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, C बराबर व्हाट, C बराबर क्या लिखेंगे ये बोलना है, और D बराबर क्या लिखेंगे ये भी बोलना है। C बराबर क्या और D बराबर क्या, C बराबर क्या और D बराबर क्या। तो C एंगल तो दिए ही नहीं ना, ये मान लेते हैं कि 22 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 73 है। तो C बराबर बताओ और D बराबर बताओ, अब सही है। तो C बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड पर रखो 6 मीटर, 6 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया, और ड्यू 22 डिग्री, और उसके बाद क्या लिखेंगे 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 22 डिग्री। डी के बारे में बताओ, मैग्नीट्यूड कितना है 7 मीटर, तो पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे 7 मीटर, और ड्यू इधर लिखेंगे ड्यू 73 डिग्री, और उसके बाद वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ 73 डिग्री जाएंगे तब डी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखो तब समझ में आएगा। और अभी तक क्लियर है? एकदम मस्त, बढ़िया, ठीक है भाई। पेज निकालता हूं, पेज ओ बहुत पेज था नीचे, बेकार निकाल रहा था। ये देखो तब सवाल दूंगा बनाने के लिए।
बड़ी मोटा हो गया ना, थोड़ा पतला कर देता। जैसे ये देखो, ये 45 डिग्री मान लेते हैं यहाँ से, और इधर से भी 45 है। ये वेक्टर ए है, क्या लिखेंगे ए वाला, बताओ। बड़ा आसान है, दोनों तरफ से 45 बन रहा है, दोनों तरफ से 45 बन रहा है। 5 मीटर लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोलेंगे 5 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। 5 मीटर ईस्ट बोल देते हैं इधर, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो बोलेंगे 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ से बराबर एंगल है, तो बीच में होने का फायदा तो होना चाहिए, बीच में होने का है फायदा। 5 मीटर ड्यू 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी चलेगा। अभी तक फायदा नजर नहीं आया बीच में होने का, बीच में होने का यही फायदा है। 5 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हो बिना एंगल मेंशन किए हुए, यानी बीच में अगर है तो दोनों तरफ बराबर एंगल है, तो यानी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 5 मीटर ड्यू ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हो, ईस्ट नॉर्थ। मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, यस। तो इसके बारे में बताओ, देखते हैं कितना मजा आ रहा है। ये 45 है, ये भी 45 है, और ये है बी नामक चीज, और ये भी 5 मीटर है। क्या लिखेंगे बोलो, बड़ा आसान है, इतना लंबा नहीं, ये दोनों टाइप से लिखो। लिखेंगे 5 मीटर ड्यू, हाँ, ईस्ट साउथ, या क्या लिख सकते हैं 5 मीटर ड्यू साउथ ईस्ट, ये बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। अब तो समझ में आ गया होगा। इसको क्या लिखेंगे, ये भी 45 मान लेते हैं, और ये भी 45 मान लेते हैं, ये भी 5 मीटर मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं सी है। तो सी बराबर क्या लिखेंगे, बहुत स्पष्ट है, 5 मीटर ड्यू वेस्ट साउथ लिख सकते हैं, या 5 मीटर ड्यू क्या लिखेंगे साउथ वेस्ट लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इधर भी कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। ऐसा सवाल दे रहा हूं जो तुमको परेशान कर सकता है, दें, चलो देता हूं। देखो ध्यान से, रिप्रेजेंट द वेक्टर, रिप्रेजेंट द वेक्टर ए नंबर में, ए बराबर 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बी नंबर में 10 मीटर ड्यू 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सी नंबर में 2.5 मीटर, ध्यान रखना, ड्यू 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तीनों को वीडियो पॉज करके बनाओ, क्या होगा आंसर बोलो मुझे, वीडियो पॉज कर लो, बनाओ। तब तक मैं ये कर रहा हूं मैं, चलो दिखाओ।
बन गया, बन गया, नहीं बना, नहीं बना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अच्छा, वीडियो को पॉज किए रहना, बना के रेडी रखो। चलो स्टार्ट करता हूं बनाना। स्टॉप, तो अपना लिखना बंद कर दो। मैच कराना बना कि नहीं बना, अभी भी नहीं बना है तो पहले बना लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, रोक दो अभी भी। चलो, बोल रहा 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो कितना अच्छा टेक्निक बताए थे, वेस्ट से नॉर्थ चले जाओ। किधर चले जाओ? वेस्ट से नॉर्थ चले जाओ। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो वेस्ट से नॉर्थ जाओ, वेस्ट से नॉर्थ जाओ, कितना जाओ? 60 डिग्री जाओ। वेस्ट से नॉर्थ जाओ 60 डिग्री। ये 45 है, ये 45 है, थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे। हाँ, चल गए। ये हो गया 5 मीटर मैग्नीट्यूड, और ये ए हो गया, वेस्ट से 60 डिग्री हो गया। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। दूसरा वाला बनाओ, साउथ से वेस्ट जाएगा 37 डिग्री। साउथ से वेस्ट जाएंगे 37 डिग्री। पीछे से देखा जाता है 10 मीटर, 10 मीटर साउथ से वेस्ट 37। ये 45 थोड़ा सा कम होगा, और 10 मतलब समझते हो ना, इसका सीधे डबल मार देना। क्यों? अभी तो सिखाए ना, सिखाए कि मैग्नीट्यूड लेंथ को बताता है, मैग्नीट्यूड लेंथ को बताता है। अगर इतना बड़ा 5 मीटर है तो इतना बड़ा 10 मीटर होगा, 5 5 10। और इधर से 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर है? तो लास्ट वाला कम से कम बना दो तुम। साउथ से ईस्ट जाएंगे 53 डिग्री, यानी 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। 53, 45 थोड़ा सा ज़्यादा ना, और 2.5 मीटर है, यानी इसको आधा रखेंगे। ये देखो 53 डिग्री है, ये ईस्ट ऑफ साउथ हो गया, 2.5 मीटर है, लंबाई थोड़ा सा छोटा हो गया, इसका भी आधा हो गया। सही हुआ था क्या? अच्छा, लंबाई में गड़बड़ा दिया था। ये एकदम बेहतरीन सवाल है। नहीं बोलता है कॉन्सेप्ट दूध का दूध अब पानी का पानी सुना होगा करना। हंस क्या करता है? दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। वो ये सवाल है, एकदम हंस वाला काम कर रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। मैग्नीट्यूड समझा देगा, डायरेक्शन समझा देगा, लंबाई, बड़ा कौन छोटा कौन, ये समझा दिया होगा तुम। आई होप इंजॉय हाँ कर रहे हो। नेक्स्ट सवाल तुम्हारा होश उड़ा देगा, लिख के बताओ। देखो क्या है होश उड़ाने वाला सवाल। होश उड़ा दे, गाना नहीं सुने? होश उड़ा दे। समझोगे होश उड़ाता है कैसे? देखो, रिप्रेजेंट करना नहीं है, बताना है। चलो तो ले लेता हूं ये। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। देखो इसको भी हम 60 डिग्री मान लेते हैं, ये भी 60 डिग्री है। आराम से देखोगे, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना तो बिल्कुल नहीं है। ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए दे रहा हूं। और ये है ए, और ये है बी, और ये है सी, और ये भी है 5 मीटर। देखने से ये भी लग रहा है 5 मीटर है, और ये भी लग रहा है 5 मीटर।
लोचा यहां पर सिर्फ डायरेक्शन का है ना, तो तुमको बताना है ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा। हालत खराब हो सकता है तुम्हारा। तो चेयर पर बैठता हूं, थोड़ा सा जल्दी बनाओ, क्या होगा जल्दी बोलो। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। चलो पहला का क्या आंसर है, देखो वीडियो को पॉज किया था, नहीं किए हो तो वीडियो पॉज कर लो और अब देखो क्या नतीजा निकला। देखो यहां पर देखो बैठ गए हम, तो अब बोलो यहां से इधर क्या है, ईस्ट है, ईस्ट है, ईस्ट है, इधर इधर है वेस्ट और इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। सोच के देखो, अब भी मौका है तुम्हारे पास। बना दूं? चलो ए के बारे में सोचो। देखो देखो यहां से इधर ईस्ट है, यहां से इधर ईस्ट है, तो यहां से इधर भी, यानी यहां से इधर अगर ईस्ट होगा तो यहां से इधर भी ईस्ट ही होगा। ऐसा मत समझना कि थोड़ा देर वेस्ट या फिर ईस्ट होगा, ईस्ट ही होगा इधर। यानी ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया क्योंकि ये ईस्ट है, तो इसका मतलब ईस्ट हो गया। इधर नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ इधर है बच्चा, इधर इधर। अच्छा, तो यानी ए जो है ना 5 मीटर मैग्नीट्यूड रखता है और पूरब से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ बनाता है। इधर नॉर्थ है, इधर नहीं है नॉर्थ, इधर है नॉर्थ। तो बोलेंगे ए बराबर 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान से समझ लो, बोलेंगे 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगा ए वाला। क्लियर? अब रहा बी का क्या होगा, बी का क्या होगा, तो इधर हुआ वेस्ट, इधर हुआ नॉर्थ, तो बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या बोलेंगे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्योंकि इधर अगर वेस्ट है ये भी वेस्ट है, इधर नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ इधर है। ध्यान रखना, इधर तो कुछ नहीं है। ये मत समझना कि एन लिखा था तो एन को फॉलो थोड़े कर रहे थे हम लोग, एन को नहीं, एन इधर है। क्या लिखेंगे बोलो? लिखेंगे 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अच्छा से समझना। सी बराबर क्या लिखेंगे? अब तो क्लियर हो गया होगा। सी इधर क्या है, साउथ है, इधर क्या है, वेस्ट। तो बोलेंगे 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। नहीं, क्या लिखेंगे? 5 मीटर ड्यू 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर हो गया है कि नहीं? और एक दो सवाल है, देखो। जब वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाइक करेगा तब क्या लिखोगे? ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, एससी वर्मा में सवाल दिया हुआ है इस पर। क्वेश्चन को ठीक से समझोगे। मान लेते हैं ये वेक्टर है, एक ये है और एक ये है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, और एक ये है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। समझना ध्यान से। ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, सही, और ये भी मान लेते हैं 60 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 45 डिग्री। इधर इस बार एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस इधर है, निगेटिव वाला एक्स एक्सिस इधर है, सही है। इधर है हमारा वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाला इधर है, वाई एक्सिस निगेटिव वाला, निगेटिव वाई एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड है 7 मीटर, और इसका मैग्नीट्यूड है मान लेते हैं 9 मीटर। थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। याद रखना, यहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नामक बात नहीं है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या लिखोगे ए के बारे में? क्या लिखोगे ए के बारे में? क्या लिखोगे?
बी के बारे में, और क्या लिखोगे सी के बारे में, ये जानना है तुम। दिमाग को शांत करके पढ़ाई करोगे। ए को क्या लिखोगे बोलो, ए को क्या लिखोगे, ए को क्या लिखोगे? ईस्ट वेस्ट नहीं है, चलो मैच कराओ। बी को क्या लिखोगे, बी को क्या लिखोगे? सी को क्या लिखोगे? वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इस्तेमाल करो तो वीडियो लेक्चर का पूरा फायदा ले पाओगे। समझा कि नहीं? दिमाग तभी चलेगा जब वीडियो को पॉज करके खुद से करोगे, तो ऐसा महसूस होगा कि ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं, ऑफलाइन में, आमने सामने, सर के सामने। जो भी डाउट्स होगा भेजोगे व्हाट्सएप पर। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या याद रखना? व्हेन वेक्टर लाई इन XY प्लेन, जब वेक्टर XY प्लेन में होगा, व्हेन वेक्टर लाई इन, लाई मतलब रहेगा, व्हेन वेक्टर लाई इन XY प्लेन, जब वेक्टर XY प्लेन में रहेगा तो एंगल जो होगा ना, एंगल इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नहीं समझ में आया? ये कह रहा है कि जब वेक्टर XY प्लेन में रहेगा तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मिलेंगे अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। यानी अगर कोई वेक्टर XY प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, XY प्लेन में होगा तो XY प्लेन में व्हेन वेक्टर लाई इन XY प्लेन एंगल इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल इज ऑलवेज टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ए के बारे में बोलेंगे सीधा सीधी, 5 मीटर मैग्नीट्यूड हुआ और ड्यू खाली लिख देना है, बाकी सब उसी में इंस्टॉल है। ड्यू 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, बस इतना ही लिखना है। क्योंकि बाकी अगर हम लिख दिए 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस तो इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गए, ये हुआ इसका मतलब। तो बी को क्या लिखेंगे? बी को तो देखो इधर से 60 है ना, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल है 180 में से 60 घट जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो बी को क्या लिखेंगे? बी को तो बी को पहले मैग्नीट्यूड लिख देंगे 7 मीटर और डायरेक्शन होगा ड्यू 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। इसका मतलब हुआ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 120 डिग्री के एंगल पर 7 मीटर का वेक्टर। इधर से एंगल कभी नहीं लेना है, इधर से एंगल कभी नहीं लेना है ना, इधर से भी नहीं लेना। जब भी एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेना है। यानी जैसे ये ए था तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 60 हुआ, बी था तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 120 था। सी को क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ तक तो 180 है, अब प्लस 45 तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 180 प्लस 45 तो सी बराबर लिखेंगे 9 मीटर, 9 मीटर और ड्यू 225 डिग्री, 9 मीटर ड्यू 225 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव निगेटिव लिखने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब तो आ गया होगा मजा, आ गया ना मजा? तो कुछ सवाल दे दिए जा रहा हूं जिसको अगले क्लास में बताऊंगा। तुम लोग जरूर इसको बना के रखोगे, व्हाट्सएप पर भेज भी सकते हो, है कि नहीं? देखो सवाल क्या है, होमवर्क देखो, रिप्रेजेंट करना है पीछे नीचे, रिप्रेजेंट द वेक्टर। ए नंबर में 3 मीटर
ड्यू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, पहला। दूसरा 6 मीटर ड्यू 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तीसरा 7 मीटर ड्यू, नहीं 9 कर दो, 9 मीटर ड्यू 70 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। और चौथा सवाल बहुत अच्छा है, ये देखो, ये है 1.5 मीटर ड्यू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और इसको भी करना है। ये 4 ये सवाल हुआ। पांचवा ये नाम लिखना है, ध्यान से देखोगे। ये देखो, ये लिया 73 डिग्री, मान लेते हैं कि 9 मीटर, तो ये लिखना क्या होगा, ये एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस नहीं है, ये ईस्ट वेस्ट कर देता हूँ। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ये मान लेते हैं 37 डिग्री है, ये थोड़ा छोटा हो गया ना, तो 7 मीटर कर देता हूँ, बी नंबर। बस थोड़ा सा ही देता हूँ, बाकी हमारा डीपीपी को बनाओगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।